जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक है, हम लोगों पे अटैक है। ये तो मातम है, टूरिस्ट हमारे जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है। हमारे घर पर आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे। इसके लिए हमको मारे थे, हमारा तो वो ही नहीं रहा। देश भर का खून खोल रहा है, हर आतंकवादी का हिसाब होगा। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। वक्त मुकाबला का है। आज हम पाकिस्तान की उस नापाक हरकत पर बात करेंगे जो उसने पहलगाम में किया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक ही मांग कर रहा है, बड़ी स्ट्राइक। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जल्द ही जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के उस बयान के मायने काफी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है, जिसमें पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से लौट आए हैं और बैठक के लिए पीएम रेसिडेंस पहुंच चुके हैं। अमित शाह का श्रीनगर दौरा, राजनाथ सिंह का बयान और सीसीएस की बैठक क्या इशारे कर रहे हैं? कहीं आतंक के जड़ को नेस्तनाबूद करने की तैयारी तो नहीं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, सीधे एक्शन की मांग हो रही है। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने इस बार आतंक का जो घिनौना खेल खेला, उसके विरोध में अब की बार पूरे कश्मीर की आवाम खड़ी हो गई है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफा मैंने देखा। क्योंकि इस दफा जो बुनियादी आपने कहा था, मैं उस पर आऊंगा। क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। बाजार, दुकानें बंद कर दिए गए हैं। मदरसों और स्कूलों में दुआएं मांगी जा रही हैं। रब्बा इस मुल्क की हिफाजत फरमा। सड़कों पर विरोध मार्च निकाला जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पहलगाम के आतंकी हमले को लश्कर के 6 आतंकियों ने अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि हमले की कमान पाकिस्तान में बैठे आतंक के मास्टरमाइंड के हाथों में थी। जिस आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद कसूरी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो जम्मू और कश्मीर में लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है। लश्कर के अंदर हाफिज सईद के बाद वो दूसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में कसूरी अक्सर कश्मीर के खिलाफ आग उगलता सुनाई देता है, ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी सेना के मुखिया कश्मीर को गले की नस बता रहे थे। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पहलगाम में पाकिस्तान को नापाक जो करना था उसने किया, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान को वो सर्जिकल स्ट्राइक जरूर याद होगी, बालाकोट भी याद होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान चौकस है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से कार्रवाई का अंदेशा है।
पाकिस्तान में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की गई है। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार किस तरह एक्शन में है, उसके लगातार संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह कुछ ही घंटे के भीतर श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने विदेश मंत्री और एनएसए के साथ बैठक की। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो क्या पाकिस्तान पर एक बार फिर कड़ा प्रहार होगा? क्या एक बार फिर हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा? तो मुकाबला में हमारे आज के सवाल हैं, क्या आतंकवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है? हमारा दूसरा सवाल, पाकिस्तान की शय में पल रहे आतंक के आका कैसे काबू में आएंगे? क्या एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए क्या रणनीति हो? तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह लौट चुके हैं दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर। यह अहम बैठक होने वाली है, इस पर सभी की नजरें हैं। यहां पर रणनीति तैयार हो सकती है। अमित शाह बैठक के लिए पीएम आवास पहुंच गए हैं। पहलगाम हमले पर यह सीसीएस की बैठक हो रही है और इसमें भी चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या हो। और हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते सीधे उनके पास। हिमांशु, सभी की नजरें अब इस सीसीएस की बैठक में हैं। क्या रणनीति इसमें तैयार हो सकती है? क्या अंदाजा लग रहा है? सरकार के लिए बहुत अहम है ये बैठक। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री ने ऐसे वक्त पर कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई है जब पूरे देश में जो आक्रोश है आतंकी हमले को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सूत्रों ने हमें ये बताया है कि गृह मंत्री जो पिछले करीब 2 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, उन्होंने स्थिति का मुआयना किया है, जिस घटना जहां पर हुई वहां का भी दौरा किया है। अधिकारियों के साथ उन्होंने इनपुट्स लिए हैं किस संदर्भ में किस तरह इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे आर्मी के वॉर रूम में बैठक की है। और रक्षा मंत्री को भी सेना के बड़े अधिकारियों ने ब्रीफ किया है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अभी स्थिति क्या है, क्या आज कल जो घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, क्या आने वाले दिनों में सुरक्षा की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन सभी इनपुट को रखा जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के सामने, और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर आगे फैसला करेंगे कि इस पूरे मामले में भारत को किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जो सुरक्षा विशेषज्ञों से बात की है, विशेषकर प्रकाश सिंह जो फॉर्मर बीएसएफ के डीजी हैं, बहुत जाने माने पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत को एक सख्त जवाबी कार्रवाई करनी होगी। और बालाकोट एयर स्ट्राइक जिस तरह हुआ था, जिसके बाद काफ़ी समय तक सीमा पार आतंकवाद थम सा गया था, भारत को बालाकोट एयर स्ट्राइक के तर्ज पर एक और बड़ा क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करना होगा, टारगेटेड स्ट्राइक करना होगा। क्योंकि जो हैंडलर्स हैं उन आतंकवादियों के, उन आतंकी संगठनों के, जिनके फ्रंट कश्मीर में घाटी में आतंक का जो एक ढांचा है उसको लगातार उन्होंने बनाया हुआ है और हमले वो फिर से शुरू कर रहे हैं, तो उनको टारगेट करना, खत्म करना बहुत ज़रूरी हो गया। और इसके लिए भारत को टारगेटेड स्ट्राइक करना होगा पाकिस्तान सीमा के अंदर। तो ये एक दबाव है सरकार पर कि एक बहुत बड़ी सख्त जवाबी कार्रवाई
भारत सरकार को करनी होगी। जी बिल्कुल, आप नजर रखें इस बैठक पर, हम लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए शुक्रिया मानशु शेखर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अब से कुछ देर में पीएम आवास पर शुरू होने वाली है। अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। रणनीतिक तौर पर ये बैठक अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी लौट चुके हैं और वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और पीएम आवास पहुंच भी चुके हैं। तो इस पर अपडेट आपको लगातार एनडीटीवी इंडिया पर मिलता रहेगा। लेकिन मुकाबला में अब हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम शुक्ला है प्रवक्ता बीजेपी के। प्रियंका, शुरू हो गई है ये बैठक, ऐसा बताया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तो सीसीएस की जो बैठक अभी होनी है वो शुरू हो चुकी है। पीएम हाउस में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से लौट चुके हैं, वो मौजूद हैं इस बैठक के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, प्रदीप भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र सिंह लाली राजनीतिक विश्लेषक, दुष्यंत नागर कुछ ही पलों में राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ होंगे। एसपी वैद पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, रविंद्र रैना नेता बीजेपी, जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। रविंद्र जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, देश भर में गुस्सा है कल की घिनौनी हरकत के बाद। सबसे पहले तो बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे हालात को और अब क्या हालात काबू में हैं वहां पर, और चिंता थोड़ी थमी है वहां पर लोगों की? ये बहुत बड़ा दुस्साहस और मैं कहूंगा जघन्य अपराध, पाप पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। और ये एक ऐसा जघन्य अपराध है जो अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता। कश्मीर हमेशा मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 40 सालों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के भयावह मंजर देखे हैं और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य बढ़ रहे हैं और अमन शांति खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। सब लोग मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसी बीच ये पहलगाम का ये घटनाक्रम सामने आता है। ये बहुत बड़ा पाप और अपराध पाकिस्तान ने किया है और इस अपराध की, इस पाप की भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। इस घटनाक्रम के बाद, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चंद घंटों के अंदर अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहां पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो कि सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उन्होंने यात्रा को कट शॉर्ट करके वापस देश में पहुंचे। जी। इस सारे आतंकी हमले की गंभीरता और इसके बाद सरकार कितनी गंभीर है, ये सारी चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। आज माननीय गृह मंत्री साहब जब कश्मीर में थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ना तो ये जो जिन्होंने ये खूनी खेल पहलगाम कश्मीर में खेला है, जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान किया है, ना तो ये बख्शे जाएंगे, ना इनको कभी माफ किया जाएगा। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इनको निकालेंगे और इनको इनके पापों की, गुनाहों की सजा हम देंगे। बिल्कुल, आतंक का जड़ से सफाया हो, ये पूरा देश चाहता है रविंद्र जी। जी बिल्कुल, पूरा देश। आज आपने देखा होगा, पहली बार कश्मीर घाटी बंद है, जम्मू संभाग पूरा का पूरा बंद है। कश्मीर के अंदर आज पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं। नौजवानों के हाथों में तिरंगे झंडे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर के अंदर आज नौजवान लगा रहे हैं, क्योंकि ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है, अमन शांति और खुशहाली को लहूलुहान किया गया है, कश्मीर को बदनाम किया गया है। और ये बदनामत, ये साजिश बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान की है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, जिसकी भारी कीमत इस पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर पहलगाम के, कश्मीर के इन कातिलों को सजा दी जाएगी। इस देश में मोदी जी की सरकार है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हमारे गृह मंत्री हैं,
देश का बच्चा बच्चा मोदी साहब के अंदाज को और अमित शाह साहब के मिजाज को भी भली भांति देश और दुनिया जानती है। इन्होंने जो कत्ल, जिन कातिलों ने पहलगाम को लहूलुहान किया है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और अब उनको जितना बड़ा पाप उन्होंने किया है उतनी बड़ी सजा उनको मिलेगी। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का आखिरी वक्त अब आ चुका है, आखिरी लड़ाई का वक्त आ चुका है? निश्चित तौर पर आतंकवाद का सर्वनाश करना यह एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का संकल्प है और बड़े पैमाने पर आतंकवाद की जड़ों पर पिछले 11 वर्षों में प्रहार हुआ भी है। विशेष करके अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद आतंकवाद की जिस तरह से जड़ों पर प्रहार हुआ, जिस तरह से उसकी फंडिंग पूरी तरह से रोकी गई, जिस तरह से उसके ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, इन पर नकेल कसी गई, जिस तरह से आतंकवादियों को चुन चुन कर जो है मारा गया, उसके कारण एक बड़ी बौखलाहट निश्चित तौर पर आतंकवादियों में है। और आतंकवादियों का आका पाकिस्तान जिस तरह से उसने कल जिस तरह का कुकृत्य किया है, जिस तरह भारत के 28 निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाया गया है, निश्चित समझें कि भारत जो है ऐसे अपने नागरिकों के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। और आदरणीय मोदी जी की सरकार का यह जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब उन्होंने उरी की गलती की तो घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उन्होंने पुलवामा की गलती की तो बालाकोट की एयर स्ट्राइक की गई, अब जो है उन्होंने फिर से बड़ी गलती की है तो उनको इसकी बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। भारत के निर्दोष नागरिकों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निश्चित समझें। जिस तरह से हमारे नागरिकों को उन्होंने जो है उनका धर्म पूछकर मारा है ताकि भारत में जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में तनाव फैलाया जा सके, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाया जा सके, इस इरादे से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने जो वहाँ यात्रा करने गए थे पर्यटकों से, जिस तरह से उनका धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने की बात कहकर जिस नृशंसता के साथ हत्या की है, उनका इरादा बहुत साफ है कि भारत में किसी प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, भारत में हिंदू के खिलाफ मुसलमान, मुसलमान के खिलाफ हिंदू को लड़ाया जाए। लेकिन उनका यह इरादा सफल नहीं होगा। जिस तरह से कश्मीर में और जिस तरह से पूरे भारत में लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, वह प्रतिक्रिया साफ बता रही है कि संप्रभु भारत को इस देश का स्पष्ट जनादेश है कि इन आतंकवादियों और इन आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए और निर्णायक कार्रवाई होकर रहेगी। प्रदीप भाटी जी, पूरा देश एक बड़ी स्ट्राइक चाहता है ताकि इसका जवाब मिल सके सरहद पार लोगों को। ऐसे में जब यहाँ बात हो रही है तो क्या वो एकता हम में दिख रही है? क्या हम सब साथ खड़े हैं इस बड़ी स्ट्राइक के लिए, खासतौर से राजनीतिक पार्टियां? धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। देखिए, देश पूरा एक साथ है। सबसे पहले तो मैं पुलगांव में हुए जो जघन्य कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। नागरिकों को जो निशाना बनाया गया है, विशेष रूप से इससे बर्बाद कुछ हो नहीं सकता। और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ, घायलों के साथ और सभी जो घायल लोग हैं उन सबके साथ है। इस अत्याचारी कृत्य के लिए कोई माफी योग्य कृत्य नहीं है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देश और विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। देश का विपक्ष भी ये चाहता है कि कड़ी कार्रवाई हो और सिर्फ जुबानबाजी ना चले। इसके साथ साथ जो हमने देखा है पिछले सालों से, ना तो कोई आतंकवाद में किसी तरह की कमी आई है। हमने देखा है हर तरह से रोज हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई आर्थिक किसी रूप से उनको कोई क्षति पहुंचाई गई आतंकवादियों को, ना वैसे उन्हें कोई खौफ है। हम ये चाहते हैं कि देश की सरकार बड़ी मजबूती के साथ
और जी। दृढ़ निश्चय के साथ इस निर्णायक कार्रवाई करे, जिससे देश में इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हो। देश के नागरिकों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से उनकी निहत्थे लोगों की हत्या की गई है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान ले और उच्च पदों पर बैठे इनके नेता इसका संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई करें, और उसके लिए विपक्ष उनके साथ है। उसके साथ साथ कोई भी बचकाना बयानबाजी ना की जाए, जिससे देश के अंदर माहौल खराब हो। देश का एक एक नागरिक, चाहे वो मजबूत फैसले लेने का वक्त है, जो आप कह रहे हैं प्रदीप जी। प्रियंका कक्कड़, मजबूत फैसले लेने का वक्त है, इसलिए इसके लिए मजबूत बैकिंग चाहिए सरकार को, और सभी विपक्षी पार्टियां साथ इस वक्त खड़ी दिखाई देनी चाहिए सरकार के। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो सीसीएस की बैठक भी चल रही है आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई के लिए सबका साथ चाहिए होगा सरकार को। देखिए, हम लोग सब साथ हैं। पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश बार बार हमारे ऊपर अटैक कर देता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों चल रहा है पाकिस्तान के साथ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम वहां बिना बुलाए चले जाते हैं, या वहां के प्रधानमंत्री को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाते हैं। क्या जरूरत है इसकी? उस भिखमंगे देश के साथ जो भी कोई, अगर बाहर की फॉरेन कंट्री भी अगर व्यापार करती है, उनके साथ भी मैं कहती हूं कि आप बिल्कुल अपना रिलेशन खत्म कर दीजिए। क्यों आपको उनके सेंधा नमक की जरूरत है? हमारा देश पर्याप्त है, हम बना सकते हैं, महंगा खरीद लेंगे, हम साथ हैं आपके। आप उस भिखमंगे देश को तो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रख रहे हो, और अपनी सेना की आपने डिफेंस, आपने बजट काट दिया। जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। 26 मासूमों की जान गई है, ऐसे में क्या जरूरी है आज के दिन ये सवाल उठाना? कल 26 लोग मारे गए, वो मासूम जो घूमने गए थे। तो क्या मुझे ये जरूरी गुस्सा है ये सवाल आज के दिन बता उठाया दीजिए। जाए? आप बताइए क्या टाइम ठीक रहेगा, तो मैं कब उठाऊं, आप बता दीजिए। ये जरूरी है सरकार से पूछा जाए, क्योंकि आपने कहा था ना कि यहाँ के मूवीज बनाइए, आपने कहा था डीमोनेटाइजेशन 370 के बाद खत्म हो गया आतंकवाद। आपकी बातें है ना ये, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कह रही हूँ आप एक भिखमंगे देश को बिल्कुल जवाब दीजिए, और हम साथ खड़े हैं। आप मीटिंग्स करिए, उसमें विपक्ष को भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि क्लियरली मणिपुर में इन्फिल्ट्रेशन होती है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हो गए, और यहाँ कहीं तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं कमी रही। हम क्यों सॉफ्ट स्टांस रखे पाकिस्तान के अगेंस्ट? सिर्फ भाषणबाजी करनी है हमें क्या चुनाव के टाइम? आगे पीछे कुछ नहीं करना। तो प्रेम शुक्ला जी, आपका जवाब। मुझे बहुत दुख है। आपने सवाल उठाया, प्रेम शुक्ला से जवाब चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आतंकवाद पर किस तरह से निर्णायक बढ़त भारत सरकार को मिली है यह हर कोई जानता है। उसको आंकड़े आप कहें तो मैं आंकड़े पेश कर दूंगा, लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर की जनता इसकी प्रत्यक्ष गवाही स्वयं दे रही है। इसके पहले कभी आतंकवादी हमला हुआ और आतंकवादी हमले के खिलाफ घाटी का मुसलमान खड़ा हो गया हो, ये दृश्य मुझे लगता है 1986 के बाद कभी दिखाई नहीं दिया। जिस तरह से जो है घाटी का मुसलमान भी आज हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है, तो हालात नहीं बदले हैं। ये वही कह सकता है जिसको हालात का पता नहीं है। तो हालात तो बदले हैं, लेकिन ये सही है कि हमारे निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम करने में जिस तरह से क्रूर आतंकवादियों को ने जो है जिस तरह की क्रूरता दिखाई है, उन क्रूर आतंकवादियों का और उनके आकाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना, उनको नेस्त नाबूद कर देना संप्रभु भारत का दायित्व है। जहाँ तक प्रियंका जी की बात है, वो राजनीतिक विपक्षी हैं, उनको आरोप लगाने का, राजनीति करने का, आवश्यकता पड़ने पर गिद्धभोज करने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन पूर्वोत्तर में पूरी तरह से आतंकवाद समाप्त हो गया, सिर्फ मणिपुर तक सीमित रह गया, ये सब जानते हैं। नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया, हर कोई जानता है। जम्मू एवं कश्मीर में भी आतंकवाद पर हमको निर्णायक बढ़त है, यह भी हर कोई जानता है, और उसको हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। और भारत के एक एक नागरिक का प्राण हमारे लिए अमूल्य है। किसी भी नागरिक का प्राण, हम तो जो है विदेश की धरती पर भी कहीं भारत का नागरिक फंसता है तो उसको भी कुशलता पूर्वक माँ भारती के आंचल में लाने का हम हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसी जिम्मेदार सरकार है। तो भारत की भौगोलिक सीमा में अगर कोई आतंकवादी घुसकर माँ भारती की किसी लाल का,
इस तरह से निर्मम हत्या करता है तो ऐसे हत्यारे को जो है वो चाहे पाताल में भी क्यों ना हो उसको ढूंढ कर लाएंगे, उसको कानून के सामने खड़ा करेंगे। और अगर वो कानून के सामने खड़ा होने के पहले किसी तरह की हमला उल्टा करता है तो उसको किस तरह से कब्रिस्तान पहुंचाना है यह हमारे सुरक्षा बल भली भांति जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एसपी वैद जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उनके वैद साहब के पास जाने से पहले कुछ आंकड़े प्रियंका आपके लिए भी, हालांकि प्रेम शुक्ला ने जवाब तो दिया, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि साल 2015 में जो सैलानी थे घाटी में करीब 1,33,00,000 पहुंचे थे और साल 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2,11,00,000 हो गया था। तो हालात वहां सामान्य थे, सब कुछ काबू में था। ऐसे में अब ये घटना, वैद साहब, यही वो मौका है मुंह तोड़ जवाब देने का और जरूर इस वक्त जवाब देना होगा। नमस्कार सिकता जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही। जिस तरह का हमला हुआ है और ये अटैक, मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा, ये हमारा पुलवामा 2 कहा जाएगा। और ये हमला कोई बिना सोचे समझे नहीं हुआ है। इसमें पूरी प्लानिंग के साथ, रैकी के साथ और पार से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर किया गया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिस तरह की जवान बोलते हैं वो सबने देखा और उसके 3-4 दिन बाद ये हादसा होता है। तो किस तरह से धर्म पूछकर और पैंट उतार कर उनका वो घुटना देखकर उनको टारगेट किया जाता है। अगर आपको याद होगा, जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने अटैक किया था, वहाँ भी एक धर्म के लोगों को आइडेंटिफाई करके अटैक किया गया था। और उसमें ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का एक सीनियर लीडर पीओके में आता है और लश्कर और जैश के टेररिस्टों से इंटरैक्ट करता है। पाकिस्तान फौज उसको फैसिलिटेट करती है। मैं तब से ही सोच रहा था कि कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे हैं। हालांकि ये उस स्केल का मैं नहीं कहूँगा, वहाँ 1200 या 1400 लोग मारे गए थे, लेकिन इसमें उसके फुटप्रिंट्स भी लगते हैं जो हमला ये हुआ है पहलगाम में। तो मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, प्रेसिडेंट पुतिन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, सभी देशों ने भारत को पूरा इसमें समर्थन दिया है। और ये भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी पार्टियां आज गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं। जनरली वरना तू मैं शुरू हो जाती है, बट इस मामले में ज़्यादातर 1-2 कोई इधर उधर के बयान होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक मत है कि पाकिस्तान को अगर आज नहीं तो कब आप सबक सिखाएंगे। बिल्कुल। और ये वो मौका है जब तू मैं की गुंजाइश नहीं रह सकती वैद साहब। और जब हम आप सबसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है। इस बैठक पर भी सबकी नजरें हैं, अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं वैद साहब। बिल्कुल लिए जा सकते हैं और इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। ये आई थिंक हम सबको प्रधानमंत्री जी और उनके साथ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन पर छोड़ना चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं जिस पर भारत फैसले कर सकता है, चाहे वो ये वाटर ट्रेटी हो, उसको इनफैक्ट भारत पहले भी उसके बारे में विचार कर रहा था कि उसको रद्द किया जाए और उसको पाकिस्तान का काफ़ी खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर पानी की किल्लत हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, घुटनों पर आएगा। इसी तरह बहुत सारे एक्शन भी सोचे जा सकते हैं। और जो लोग एलओसी से और आईबी से अंदर आने में कामयाब हुए हैं उनको भी ट्रैक डाउन करना, सबसे पहले जिन्होंने कल ये हादसा किया है उनको लोकेट करके हार्ड इंटेलिजेंस पे और उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको सजा देना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ साथ कश्मीर घाटी में और जम्मू रीजन में जहाँ जहाँ ये टेररिस्ट के ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ना ज़रूरी है ताकि
ये सारे कोई इस तरह की दोबारा कोई कार्रवाई ना कर पाए। तो पाकिस्तान, मैं फिर कहूँगा, पाकिस्तान की फौज एक्चुअली जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे बड़ी टेररिस्ट है। जो लैंग्वेज वहाँ के आर्मी चीफ ने बोला, आपको उससे पता चलता होगा कि किस तरह का वो लोगों को भड़का रहे हैं भारत के खिलाफ। और ये जो उनकी जिहादी मेंटालिटी है वो जम्मू कश्मीर के और यहाँ भारत के लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। और उनको ये आज ये देखकर सच में वो तकलीफ होती होगी कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग और पूरे भारत के लोग, हर कम्युनिटी के लोग आज इकट्ठे खड़े हैं इस बर्बरियता के खिलाफ। और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ अहम फैसले होंगे, शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान जवाब जरूर दिया जाएगा। अब लाली जी, पुलवामा के बाद बालाकोट और फिर उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे में अब जवाब हमें देना है और ज़रूर देना है, ये हम लगातार कह रहे हैं, और बड़ा जवाब देना है क्योंकि जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए जवाब यहाँ से ज़रूर जाना चाहिए और कोई मौका उसको गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन गुंजाइश इस वक्त बनती दिख रही है कि हो सकता है, हालांकि जवेद साहब कह रहे हैं कि जो फैसले लिए जाएंगे पब्लिकली हम सबको मालूम नहीं होंगे, क्योंकि तब भी ऐसा ही हुआ था जो इतिहास बताता है। तो ऐसे में इस वक्त बड़ा फैसला क्या क्या हो सकता है आपके मुताबिक? नमस्ते सिकता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा जवाब, टारगेटेड स्ट्राइक, मुंह तोड़ जवाब, इससे पहले बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं 5 दफ़ा पाकिस्तान गया हूँ क्योंकि हमारे गुरुओं की धरती है। तो मुझे एक शेर याद आता है कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। ये 2 चौधरियों की लड़ाई हुई 1947 में, जिस करके 2 मुल्क तकसीम हो गए, जिसमें पंजाब 65% उनके पास चला गया, 35 हमारे पास आ गया, फिर बंगाल हुआ। अब एक बात को समझिए कि ये जो जवाब देना बनता है, पर हमने उस सोच से निपटना है जो मुल्क की बुनियाद यूद और हनूद की नफरत पे रखी गई है। ऐसे कसब वगैरह तो वो गांव से पकड़ के ले आएंगे, जितने जर्नैल हैं वो खुद पापा जोन खरीदते हैं, डुअल सिटीजनशिप है, उनके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो फिर गांव से ऐसे लोगों को लाके यहाँ भेज देते हैं। हम जवाब देंगे, पर उस सोच को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा माजी में ले जाके कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा कि जब 47 में पाकिस्तान बना तो उस समय जो हमारी आर्मी का हेडक्वार्टर था GHQ रावलपिंडी था। तो 17% पाकिस्तान को रिसोर्सेज मिले, 19% आबादी मिली, 33% आर्मी मिली। अब आर्मी मिल गई और आइन तो बना नहीं इतने साल, तो अब क्या किया जाए कि अब दुश्मन खड़ा किया जाए। अब दुश्मन खड़ा करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, वो 2 नेशन थ्योरी लेके आ गए। वही घिसी पिटी नेशन 2 नेशन थ्योरी करके, जिसके लिए मेरी ग्रैंड मदर दुनिया से चली गई, क्योंकि हम भी वहाँ से आए थे। उन्होंने देखा जिस नाजों से हम जितने भी पंजाबी वहाँ से आए, दुनिया की इससे बड़ी सिविलाइजेशनल मूवमेंट ही कहीं नहीं हुई। इतने आदमी बेघर होकर रातों रात आए और अपनी चाबियां लेके आए थे, घर के लाल किले में रहे। और अब क्या हुआ कि अब फिर आसिम मुनीर साहब, क्योंकि अपना मुल्क का तो बाजा बजा हुआ है, तो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए क्या करो जी, बस हिंदू हमें जीने नहीं देंगे। अरे भाई, हम IT में जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इंटरनेशनल टेररिज्म में जा रहे हो। मतलब पीछे लाहौर में एक बुक फेस्ट हुआ, आपको इससे सोच का अंदाजा होगा। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि सोच को पकड़ना जरूरी है। अभी DGP साहब ने क्या बोला कि सबसे बड़ी उनकी टेररिस्ट उनकी आर्मी है, जिसको वो मिलिटेब्लिशमेंट कहते हैं, जो उनका बूट है, जिन्होंने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को एक वही अपना टर्म नहीं खत्म करने दिया। तो उस सोच को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 करोड़ आदमी है। और कल को जैसे हम पानी रोक देते हैं, एक बात को समझिए, इतना बड़ा वाटर क्राइसिस होगा, इतने हमारे पोरस बॉर्डर, और यहाँ तो बांग्लादेश भी एक तरीके से तैयार हो रहा है, साउथ एशिया हमारे लिए इतना चैलेंजिंग है, और मुल्क के नए दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं कि रूस अमेरिका का दोस्त बन रहा है, चाइना किसका दोस्त बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, सोच को मारना, क्योंकि वो सोच की वहाँ पे बहुत तादाद है, वहाँ इतनी आबादी है, वहाँ इतने लोग हैं जो इस तरह की तंजीमों से जुड़े हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि हम हिंदुओं का सर्वनाश कैसे करें। तो मैं इस अटैक को इंडिया पे अटैक मानता हूँ, मैं इस अटैक को हिंदुस्तान पे अटैक मानता हूँ, मैं इसको सनातन पे अटैक मानता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने वो किया पतलून उतरवा के, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। थैंक यू। उसके लिए माफ़ी नहीं हो सकती? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने कहा,
अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सैन्य मदद पाकिस्तान को जिन देशों से मिल रही है, हमें उनसे भी दो टूक बात करनी होगी। और दूसरी बात है, पाकिस्तान के साथ में हमें भारत सरकार को समय देना चाहिए, भारत सरकार को ऊपर छोड़ना चाहिए। जो भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, कड़ा जवाब वो कब देंगे, कैसे देंगे, सरकार को तय करने देना चाहिए। पूरे देश को, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आम नागरिक हैं, सरकार के साथ आज खड़े हैं और मजबूती से खड़ा होने देने की ज़रूरत है। और इंडस वाटर ट्रीटी हो या जो भी सरकार फैसला ले, कड़ा फैसला लेना चाहिए, सख्त संदेश जाना चाहिए। और अब अमेरिका से या अन्य जो भी देशों से सैन्य मदद मिल रही है, उस पर तत्काल रोके जाने की जरूरत है। तो जो अमन चैन की वापसी घाटी में हुई थी, उसी से इंस्टिगेट हुआ पाकिस्तान, बौखलाया पाकिस्तान। और इस बार देखिए आप, पिछले साल भी जो टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा है, जिससे जो आम आदमी है, वहाँ का लोकल रेजिडेंट है, उसका सशक्तिकरण हो रहा है आर्थिक रूप से, वो आत्मनिर्भर होता जा रहा है। वो वहाँ पे बैठे आकाओं को सीमा पार, उनको वो पसंद नहीं आया कि लोग आपके चंगुल से निकल रहे हैं। और आज देखिए उसका जीता जागता उदाहरण आपके पास है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग खुल के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। जो लोकल्स हैं, जो लोकल रोजगार रहा, लोकल व्यापार रहा, वैद साहब मैं आपसे समझना पहले चाहूँगी, फिर बाकी लोगों के पास जाऊँगी। एक तरह से उससे बौखला गया पाकिस्तान की सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो चुका है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं आतंकी हमले जो पहले थे साल 2014 और 2004 और 2014 के बीच में करीब 7,000 के आसपास थे, जो घटकर 14 से 24 के बीच में करीब 2,000 रह गए थे। तो धीरे धीरे अमन चैन की वापसी हो रही थी, अर्थव्यवस्था घाटी में पटरी पर लौट रही थी, रोजगार को लेकर एक नए तरह का उत्साह जमीन पर दिखाई दे रहा था। और ये सब इंस्टिगेट होकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, घिनौनी हरकत की गई है। वैद साहब बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ग्राउंड रियलिटी बदल गई है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद 370 हटने के बाद आज वहाँ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट डेसिमेट कर दिया गया है। आज वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती है, वहाँ आए दिन बंद काल नहीं होती है, वहाँ स्कूल बंद नहीं होते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद नहीं, कैलेंडर निकलता था। मुझे याद है जब बुरहान वानी हुआ और वो मेरे कंधों पर वो बोझ पड़ा, उसको हैंडल करने का भगवान ने सक्षम किया उस काम को करने के लिए, तो कितने बुरे हालात। आप देखिए आए दिन वहाँ कैलेंडर निकलता था कि किस दिन क्या होगा और क्या लोग करेंगे, कहाँ स्कूल बंद होगा, कि कहाँ बाजार बंद होंगे। आज वो सब कुछ खत्म हुआ, जो इनकी इकोसिस्टम था उस पर काफी हद तक प्रहार हुआ। मैं नहीं कहूँगा 100%, अभी भी लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और उनके पीछे हमें लगना चाहिए। ये सब देकर पाकिस्तान, हमने G20 किया हुआ, हमने दुनिया भर के एम्बेसडर वहां लाए, दिखाया उनको। इतना सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान को लगा कि हाथ से जैसे रेत फिसल रहा है, फिसल गया कश्मीर। और अपने अंदरूनी हालात पाकिस्तान के, आज वो 70-80% इलाके में, बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फौज ऑपरेट ही नहीं कर सकती, वो बाहर ही नहीं निकल सकते अपने कैंपों से। अब उनकी TTP ने जो KPK में हालत करके रखी है, POK में लोग उनके खिलाफ हो गए। और आसिम मुनीर को, जो खुद एक शिया है, जिस आए दिन आप शिया मस्जिदों पर अटैक देखते हैं, वो ही इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन किंग, और अपने आप को पहले वो फैसला कर ले वो काफिर है या वो असली है। वहां तो हर फिरका दूसरे को काफिर बोल के अटैक करता है। तो आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो फेल्ड स्टेट में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने लोगों को, ताकि कश्मीर को दोबारा वो, ये उनकी तरफ से कोई, ये जो स्पीच थी मैं उस दिन ही समझ गया कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का भड़काऊ स्पीच उन्होंने दिया, ये सारा जो है ये बेसिकली ताकि पाकिस्तान के लोग जो आज फौज को एक टाइम पे बहुत इज्जत करते थे, आज फौज के साथ उनके रिलेशनशिप इतनी घृणा करते हैं फौज से, हर रीजन के लोग। तो उनको लगा कि ये करके मैं इसको अपनी रेलेवेंस बनाऊंगा। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ लोग पाकिस्तान में देखते हैं, POK के लोग देखते हैं कि वहाँ एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, हमारे पास
तीन चार एयरपोर्ट हैं, वहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे पास 12 हैं। हम वहां एक भी IIM IIT और 2 एम्स हमारे पास है, वहां उनके पास एक नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। ये सारा कुछ देखा जाता है। हमारा रेल कनेक्टिविटी हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। वहां के लोग देखते हैं कि ये तो बोलते थे आजाद कश्मीर जन्नत है, और इंडिया वाला कश्मीर जिसको ये बोलते थे ऑक्युपाइड कश्मीर, बिल्कुल आज सोशल मीडिया सब दिखाता है, बिकॉज इंटरनेट का कमाल है। तो वहां के लोग कहते हैं कि हमें तो भारत सरकार के साथ मिलना है, भारत में जाना है। तो ऐसे में आसिम मुनीर ने अपने आप को, अपनी फौज को रेलेवेंट करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है, और इसका मुंह तोड़ जवाब आज देना ही पड़ेगा। और उस मुंह तोड़ जवाब का एक हिस्सा घाटी से भी आएगा प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि जो वैद साहब कह रहे हैं कि जो अमन चैन पर प्रहार इस वक्त सोच रहा है पाकिस्तान ने किया है, वो प्रहार नहीं है, एक तरह से और मजबूती दी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो ऐसे में जो चोट पहुंची है स्थानीय लोगों को, जो अमन चैन की वापसी की राह देख रहे थे और पिछले कई सालों से वहां पर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया था, अब उनको चोट पहुंची है। ऐसे में ज़रूरी है कि बयानबाजी से हटकर ज़मीन पर एक बार फिर काम हो, ताकि भरोसा लौटे और अमन चैन फिर से लौटे। निश्चित तौर पर सिकता जी, ज़मीन पर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारा काम होगा। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेल नेटवर्क वो जो है वो जम्मू एवं कश्मीर को दिया गया। जिस तरह से आदरणीय हमारे SP वैद साहब ने बताया कि IIM IIT एम्स, हम सबसे बढ़िया बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन रेल नेटवर्क हम वहाँ दे रहे हैं। और जब वही तुलना जब की जाती है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर से, तो वो साफ तौर पर देखते हैं कि हम जो है नरक में चले आए हैं। एक तरफ जो है जन्नत बना रहा है हिंदुस्तान, दूसरी तरफ जो है जहन्नुम बनाकर खड़ा कर किए पड़ा है पाकिस्तान। तो स्वाभाविक तौर पर आपने यह भी देखा कि बीते दिनों में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे दल बाहर निकल आए। वो अब अलगाववाद से जो है अपना आप पीछे छुड़ाने के पक्ष में हैं लोग। अब आज जिस लाल चौक पर किसी जमाने में तिरंगा ध्वज फहराना चुनौती हुआ करता था, आज वहाँ न केवल तिरंगा ध्वज फहराता है, बल्कि जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकलती हैं, वह अपने आप में जो है अभूतपूर्व है। जिस तरह से वहाँ चप्पे चप्पे पर तिरंगा फहरा रहा है, जिस तरह से वहाँ टूरिज्म में वृद्धि हुई है, जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो है जम्मू एवं कश्मीर में खुशहाली आ रही है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ वहां की आम जनता खड़ी हो गई है, ये सब देखकर जो है पाकिस्तान के पेट में मरोड़े उठना स्वाभाविक है। और इसी कारण जो है उनके सेना प्रमुख ने बीते दिनों जिस तरह की बातें की और उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह की हरकतें हुई हैं, अब ये तय है कि ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किस शक्ल में होगा, यह तो मुझे नहीं पता है। लेकिन यह मैं निश्चित जानता हूँ कि भारत सरकार, संप्रभु भारत, आतंकवादियों की इस हरकत को क्षमा नहीं करेगा और इस आतंकवाद की हरकत करने वालों को अंजाम तक पहुँचाना, यह संकल्प जो है संप्रभु भारत का सुनिश्चित है और ये होकर रहेगा। और हम जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। यह निश्चित, और पाकिस्तान को भी यह जो है इसका सबक निश्चित तौर पर मिलेगा कि आप जो है भारत के मामलों में अगर इस तरह से हिंसक हस्तक्षेप करेंगे तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में भी किसी प्रकार का कोई संकोच संप्रभु भारत नहीं करेगा। जी, स्टूडियो में मौजूद दोनों जानकार, बहुत कम वक्त है, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, जो संकल्प की बात प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई होगी, वो किस तरह की जवाबी कार्रवाई होगी ये देखना होगा। शायद कुछ बातें सामने आए, कुछ ना आए, लेकिन वक्त हमको भारत सरकार को देना होगा, क्योंकि इसका बदला तो सरकार जरूर लेगी। जी बिल्कुल, हमें भारत सरकार को समय देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो उचित समय पर फैसले लिए जाते हैं और पूरा धैर्य हमारे देश के लोगों ने और विश्वास सरकार और सरकार के जो प्रमुख अंग हैं उनके ऊपर जताया है, और ये बहुत अच्छा जेस्चर है।
विपक्ष के नेता समेत जितने राजनीतिक दल हैं सभी भारत सरकार के साथ आज खड़े हैं और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कड़ा जवाब भारत की तरफ से जाएगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और उसकी जो हिंसा और आतंक की फैक्ट्री है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी। और इस जवाब का कब जवाब मिलेगा, वक्त और जो कहते हैं ना किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, ये भारत ही तय करने वाला है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि इस समय अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार से लोगों से है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मुझे से ज्ञान लेना होगा। पर हाँ, अगर आप पूछ ही रहे तो मुझे लगता है कि हमको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ी मदद करनी चाहिए और हमें पीओके और गिलगित बल्किस्तान को भी वापस ले लेना चाहिए। चलिए, तो सीसीएस की बैठक पर सभी की नजरें इस वक्त ये अहम बैठक प्रधानमंत्री निवास पर चल रही है। मुकाबला में आज इतना ही वक्त था। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका कक्कड़, प्रदीप भाटी, सुरेंद्र सिंह लाली, दुष्यंत नागर, एसपी वैद साहब, आप और रविंदर जैन जी, रैना जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ पल पहले ज्वाइन किया था, उन सभी लोगों का शुक्रिया। मुकाबला में आज इतना ही। नमस्कार।